हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने सस्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। वो है आपके सामने मौसम एवं जलवायु के बारे में बात करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या होता है, कौन कौन से इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है और कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं, ये सारी बात जो है आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट संस्थानों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्थान इसका आता है भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1875 के अंदर कलकत्ता के अंदर की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आईएमडी की स्थापना 1875 में कलकत्ता के अंदर की गई थी। उसके बाद 1905 के अंदर इसको शिमला में स्थानांतरित किया गया और 1928 के अंदर इसको पुणे के अंदर स्थानांतरित किया गया। देन 1944 के अंदर इसको नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में यह इसका कार्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम के अंदर आप देखोगे कि आईएमडी के केस में आपको ऑप्शन के अंदर पुणे मिलेगा। क्या मिलेगा? पुणे मिलेगा। तो आपका ऑप्शन वो राइट होगा। और वैसे तो इन चारों जगह पर ये रहा है। सबसे पहले कहाँ इसकी स्थापना हुई ये आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई है और ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पुणे वाला क्वेश्चन आता है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर 1951 में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो जो है बेंगलोर में है, जो आपको मालूम होना चाहिए। IMD, Indian Meteorological Department, in 1875 at the Calcutta, later on transferred in 1905 at Shimla, in 1928 at the Pune, in 1944 at New Delhi, और वर्तमान में प्रेजेंट में जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड इन 1951 एंड देन इसरो एट द बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका आईएमडी, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और सेकंड वन जो है आपका WMO है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने इसमें आगे और आगे देखते हैं कि मौसम क्या है, वेदर क्या है, मौसम अपन किसे कहेंगे। ये एक सामान्य सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है यह अपने को पता होना चाहिए। तो मौसम अर्थात किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को, अर्थात अभी की अगर अपन बात करें तो अभी वातावरण की जो दशाएं हैं, यानी कि सर्दी है, गर्मी है, या वर्षा हो रही है, या अपन कहें कि धूप निकल रही है, तो ये जो दशाएं हैं उन्हीं को अपन मौसम कहते हैं। और मौसम जो है, अभी जो मौसम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है या आप महसूस कर रहे हो, वो हो सकता है समय के साथ बदलेगा, परिवर्तित हो सकता है ना। धूप निकली हुई है तो अचानक से बारिश आने लग सकती है, तो उसको जो है अपन मौसम के नाम से जानेंगे। यह एक छोटे क्षेत्र एवं बहुत कम समय के लिए होता है, अर्थात एक दिन, एक सप्ताह या एक माह के लिए हो सकता है। यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का प्रतीक होता है, जो निरंतर परिवर्तनशील होता है, यानी एक जैसा नहीं रहता। मौसम विज्ञान, जिसमें मौसम का अध्ययन करते हैं, उसे अपन मेटेरोलॉजी कहते हैं। और मेट्रोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो आपको पता होना चाहिए। वेदर इज एन स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। इट मीन्स अ डे, अ वीक, अ मंथ। इट इज अ डेली वेरिएशन और कंडीशंस ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर की कंडीशन होती है। मेट्रोलॉजी इज द साइंस इन विच वी स्टडी द वेदर, वेदर के बारे में स्टडी करते हैं। तो मौसम का सीधा सा अर्थ है जो क्षणिक होता है, चेंजेस जिसमें होते रहते हैं, किसी स्थान विशेष की वायुमंडल की दशाओं को इंडिकेट करता है, उसे अपन मौसम कहेंगे। और पूरे दिन में जो है आपका मौसम जो है वो आपका बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। देन जलवायु जो दूसरा कंपोनेंट है, क्लाइमेट के बारे में अगर अपन बात करें तो जलवायु क्या है, तो जलवायु यह एक ग्रीक शब्द है, क्लाइमा से बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का डाल। इसका अर्थ निकलता है जलवायु का निर्धारण करने के लिए, जलवायु की परिभाषा अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए WMO के अनुसार 31 वर्षों की अवधि के समय को
उपयुक्त माना गया है, यानी 31 वर्षों की अवधि के समय के दौरान मौसमी घटनाएं किस प्रकार की रही है उसी के आधार पर जो है जलवायु का निर्धारण होता है। और जलवायु का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर करते हैं वह है आपकी क्लाइमेट्रोलॉजी। समेशन ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंपेरेटिवली लॉन्गर पीरियड और अकॉर्डिंग टू द WMO इज अ 31 ईयर के समीशन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन उसको कहा गया है। और क्लाइमेटोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेट की स्टडी को ही क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मौसम जो होता है वो तो आपका थोड़े समय का एक क्षणिक बोध करा रहा है, लेकिन जलवायु जो है एक बहुत लंबे समय की अवधि का वातावरणीय घटनाओं का जो है एक प्रकार का योग होता है। या अपन कहेंगे जलवायु जो होती है चेंज नहीं हो पाती है या क्षणिक नहीं होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन का समेशन होता है। और मौसम जो होता है वह बदलता रहता है। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही होता है। एग्जाम में पूछते हैं कि भाई कितने वर्षों की वातावरणीय घटनाओं के आधार पर जो है जलवायु का निर्धारण किया जाता है, तो 31 वर्षों की जो वातावरणीय घटनाएं हैं व जलवायु कंडीशनें हैं उनके आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि भाई जलवायु का वर्गीकरण, क्लाइमेट को वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण आता है अकॉर्डिंग टू द डी कैंडोल। डी कैंडोल ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें अगर अपन देखें जलवायु का वर्गीकरण, तो उन्होंने जो अपना वर्गीकरण का जो आधार रखा है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के आधार पर जो है जलवायु को वर्गीकृत किसने किया है, तो डी कैंडोल ने किया। और स्पेशली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाता है कि डी कैंडोल का वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो वेजिटेशन या वनस्पति पर आधारित है, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू द कूपन। कूपन के वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है जलवायु का, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर एलिमेंट्स एंड वेदर एलिमेंट्स, यानी कि जलवायु के अवयवों, जलवायु अवयव के आधार पर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। मौसम अवयव, मौसम के जो अवयव हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें डिफरेंट तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सारी चीजें हो गई। उसके आधार पर उन्होंने 5 भागों के अंदर इसको वर्गीकृत किया है, जिसमें बेस्ड ऑन द सीजनल प्रिसिपिटेशन, यानी कि वर्षा, प्रिसिपिटेशन मीन्स द वर्षा, एवं टेम्परेचर पैटर्न्स यानी तापमान, वर्षा एवं तापमान के आधार पर जो है कूपन ने जलवायु को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें उन्होंने डिनोट किया है ए मीन्स द ट्रॉपिकल, बी मीन्स द ड्राई शुष्क, और सी मीन्स द टेम्परेट, डी मीन्स द कंटिनेंटल एंड ई मीन्स द पोलर यानी ध्रुवीय। इन 5 भागों में जो है ए बी सी डी ई, इन 5 भागों में जो है जलवायु को वर्गीकृत किया गया है। वर्षा एवं तापमान के वेरिएशन के आधार पर कूपन ने वर्गीकरण किया है। देन नेक्स्ट वन आता है अकॉर्डिंग टू द ट्रोल। ट्रोल का जो वर्गीकरण है, ट्रोल ने जो जलवायु को वर्गीकृत किया है, एक्सप्लेन वेजिटेशन जोन्स ऑफ द ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और ट्रॉपिकल अफ्रीका और अमेरिका के क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए ट्रोल ने यह वर्गीकरण दिया है। और सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, कृषि के हिसाब से जो है यह वर्गीकरण जो है उपयुक्त वर्गीकरण माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसका वर्गीकरण जो है कृषि के हिसाब से सही माना गया है, तो वो ट्रोल का क्लासिफिकेशन माना गया है। इसको जो है इक्रिसेट हैदराबाद ने भी इस वर्गीकरण को जो है एक्सेप्ट किया है। इक्रिसेट नाम का जो संस्थान है ड्राईलैंड का, उसने भी ट्रोल के वर्गीकरण को एक्सेप्ट किया है। क्लासिफाइड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमिड मंथ इन अ ईयर, कि भाई वर्ष में कितने जो है महीने जो होते हैं ह्यूमिड होते हैं, ह्यूमिडिटी उसके अंदर पाई जाती है, उसके आधार पर क्लासिफाई उन्होंने किया है। और ह्यूमिड मंथ एट द मंथ हैविंग अ प्रेसिपिटेशन मोर देन द पीईटी, वार्षिक वर्षा जो है वह पीईटी से अधिक होती है, उसी को ह्यूमिड मंथ के नाम से जानते हैं। पीईटी का अर्थ होता है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन से अधिक अगर वार्षिक वर्षा किसी महीने के अंदर होती है तो उसी को जो है अपन ह्यूमिड मंथ के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमिड मंथ वर्ष में कितने होंगे, यानी प्रेसिपिटेशन जो होगा ज्यादा होगा किसे, पीईटी से, उसके आधार पर जो है जलवायु को वर्गीकृत जो किया है वो ट्रोल ने किया है। अगर बाय द वे 9.5 to 12 मंथ जो है जिसमें वार्षिक वर्षा जो है आपके पीईटी से ज्यादा है, तो उस प्रकार का जो क्लाइमेट होगा वह ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट के नाम से जाना जाएगा। अगर 7.5 से 9 मंथ जो है उसमें प्रेसिपिटेशन आपका ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है पीईटी से ज्यादा, तो उस क्लाइमेट
क्लाइमेट को अपन ट्रॉपिकल समर ह्यूमिडिटी के नाम से जानेंगे। अगर 7.5 टू 9 के बीच भी है तो उसे अपन ट्रॉपिकल विंटर ह्यूमिडिटी के नाम से भी बोल सकते हैं। अगर 4.5 टू 7 मंथ जो है जिनमें जो बारिश जो हो रही है वो पीटी से आपकी ज्यादा हो रही है तो उस केस में अपन वेट ड्राई ट्रॉपिकल के नाम से इसको बोलेंगे। देन द 2 टू 4.5 मंथ अगर समर की बात करें और विंटर की बात करें तो समर के केस में होगा ट्रॉपिकल ड्राई और विंटर के केस में होगा ट्रॉपिकल ड्राई के नाम से ही इसको जाना गया है। देन द लेस देन द 2 मंथ जो है ह्यूमिड है उस केस में जो है ट्रॉपिकल सेमी ड्राई के नाम से इसको जाना गया है। तो इतना सारा वर्गीकरण आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है वैसे बेसिकली। और अपन देखें तो अपने इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो क्लाइमेट है ट्रोल के अनुसार उसमें जो है 2.2 टू 4.5 2 टू 4.5 जो मंथ है इंडिया के अंदर वह ह्यूमिड मंथ माने गए, यानी उस समय जो वार्षिक वर्षा होती है वह पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से बहुत अधिक होती है और मैक्सिमम एरिया जो है या क्लाइमेट जो है इसी के अंदर इंडिया का आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आज जो आपको बेसिकली जो चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये रखनी है कि सबसे पहली बात तो भाई ट्रोल का जो क्लासिफिकेशन है यह कृषि के हिसाब से उपयुक्त माना गया है। एक्रीसेड हैदराबाद ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसके बाद इसमें वर्गीकरण का आधार क्या है तो ह्यूमिड मंथ के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ह्यूमिड मंथ का निर्धारण कैसे करते हैं तो पी यानी प्रेसिपिटेशन जो है पीटी से अधिक होना, वार्षिक वर्षा पीटी से अधिक होना, उसके आधार पर जो है वर्गीकरण जो है ट्रोल ने किया था, जलवायु को वर्गीकरण दिया था, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसमें नेक्स्ट वन आता है आपका थॉर्न वेट के वर्गीकरण की बात करें तो उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण दिया है बेस्ड ऑन द पीई इंडेक्स के आधार पर दिया। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई थॉर्नवेट का वर्गीकरण किसके आधार पर है तो पीई इंडेक्स के आधार पर है। इट मींस द प्रेसिपिटेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस, वर्षा की प्रभाविता के आधार पर जो दिया है। पीई इंडेक्स का अर्थ होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी वार्षिक वर्षा डिवाइडेड बाय एनुअल इवेपोरेशन, वार्षिक वाष्पीकरण मल्टीप्लाई बाई 100। इस सूत्र के द्वारा जो है पी इंडेक्स निकाला जाता है। उसके आधार पर जो है थॉर्नवेट ने जो है जलवायु को वर्गीकृत किया है। अगर इसमें जो है ए बी सी डी ई अर्थात थॉर्नवेट ने भी जलवायु को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहले ए इट मींस द पी इंडेक्स जो है मोर देन 1 to 8 से अधिक होती है तो इट मींस द वेट रेन फॉरेस्ट करेंगे उस जलवायु को। अगर पी इंडेक्स जो है 64 टू 127 के बीच होगी तो इससे अपन ह्यूमिड फॉरेस्ट कहेंगे। अगर पी इंडेक्स 32 टू 63 के बीच होगी तो उसे अपन सब ह्यूमिड ग्रासलैंड के नाम से जानेंगे। अगर पी इंडेक्स 16 टू 32 के बीच होगी तो उसे सेमी एरिड स्टिप्स के नाम से जानेंगे। पी इंडेक्स जो होगी 16 से कम होगी तो उसे अपन एरिड डेजर्ट के नाम से जानेंगे। तो इतनी सारी चीज अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो आपको यह ध्यान रखना है कि थॉर्नवेट का वर्गीकरण किस पर आधारित है तो पी इंडेक्स के आधार पर आधारित है, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस पर आधारित है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और कितने भागों में वर्गीकृत किया है थॉर्नवेट ने तो 5 भागों में जो है जलवायु को वर्गीकृत किया है, क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है, जो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स एमडीआई। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि एमडीआई जो है इसके आधार पर जो है जलवायु को वर्गीकृत किया गया है। तो इसको एक्रिफ ऑन द ड्राईलैंड का जो एक्रिफ है जो है आपके हैदराबाद के अंदर है उसने जो है इसको एक्सेप्ट किया है एमडीआई को। और इसका जो निकालने का जो फॉर्मूला है P माइनस पीटी अपॉन पीटी इंटू 100, ये फॉर्मूला भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एमडीआई का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ P मीन्स द प्रेसिपिटेशन मीन्स द वर्षा, देन पीटी इट मीन्स द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन को बोला गया है। इसके आधार पर जो है जलवायु 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट इज द सब ह्यूमिड, सेकंड इज द सेमी एरिड और थर्ड इज द एरिड। सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड यानी शुष्क, सेमी एरिड अर्ध शुष्क और सब ह्यूमिड यानी उपाद्र। ओके, अब इनका एमडीआई इंडेक्स कितना होता है, सब ह्यूमिड का होता है 0 to 33.3, देन द सेमी एरिड का -33 to -66.6 और एरिड का मोर देन 0.66
66.6 होता है। तो ये तीनों ही वैल्यूज आपको ध्यान होने चाहिए कि एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड के केस में एमडीआई इंडेक्स कितना माना गया है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भाई एरिड में जो होता है मोर देन जो होगा 66.6 होगा, सेमी एरिड के केस में 33 टू 66 के बीच में होगा, और सब ह्यूमिड के बीच में 0 टू 33 के बीच में जो है एमडीआई इंडेक्स होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हो गए आपके जलवायु के वर्गीकरण, क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन। डी कैंडोल के अनुसार क्या है, इसके बाद थॉर्नवेट के अनुसार क्या है, कोपन के अनुसार क्या है, ट्रोल के अनुसार क्या है, और एमडीआई इंडेक्स क्या है, ये अपन ने यहाँ पे बात की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमडीआई इंडेक्स आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं मौसम के तत्व, इट मींस द एलिमेंट ऑफ द वेदर। वेदर के कौन कौन से एलिमेंट है, मौसम के कौन कौन से एलिमेंट है। अपन कह रहे हैं कि भाई मौसम जो होता है क्षणिक होता है, परिवर्तित होता रहता है, थोड़े समय के लिए ही होता है, और उस मौसम के अवयव से ही जो है आपकी जलवायु मिलकर बनी होती है, क्लाइमेट बना होता है। तो मौसम के कौन कौन से अवयव हैं, तो सबसे पहला जो इसका एलिमेंट आता है वह आता है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य से आने वाली किरणें हैं जो इसका सबसे पहला एलिमेंट माना गया है। सौर विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद बात करें, अधिकतम सौर विकिरणें जो है दिन में 12 बजे जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। सौर स्थिरांक, यानी कि सूर्य की किरणों से जो है कितनी एनर्जी जो है जनरेट होती है, ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, उसी को सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसका मान 1.94 कैलोरी पर सेमी स्क्वायर पर मिनट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वॉट्स के अंदर बात करें तो 1353 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर जो है ये एनर्जी जो है जनरेट करता है सोलर रेडिएशन, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है सोलर कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो 1.94 कैलोरी पर सेमी स्क्वायर पर मिनट होता है। इतनी एनर्जी जो है सोलर रेडिएशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है कि अगर अपन बात करें तो ये जो सोलर रेडिएशन जो आ रही है पृथ्वी की सतह पर आ रही है, तो वो दो प्रकार से आ सकती है। एक तो आ सकती है आपकी सीधी आ सकती है सोलर रेडिएशन, और एक आ सकती है आपकी तिरछी। तो दो प्रकार के सोलर रेडिएशन अपन मान सकते हैं। तो पहला जो सौर विकिरण है जो आपकी सीधी आ रही है या तिरछी आ रही है, इन सभी को मापने के लिए जो यंत्र काम में लेंगे वह पाइरेनोमीटर। किसको काम में लिया जाएगा, पाइरेनोमीटर को काम में लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। सीधी सौर विकिरण जो सीधी और तिरछी दोनों प्रकार की आ रही है, उसके लिए अपन पाइरेनोमीटर को काम में लेते हैं। और केवल सीधी सौर विकिरणों को मापने के लिए पायर हेलियोमीटर को काम में लेते हैं। जो विकिरणें सीधी आ रही है, पृथ्वी की सतह पर सीधी आ रही है, उसके लिए पायर हेलियोमीटर काम में लिया जाता है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान होना चाहिए कि पाइरेनोमीटर जो सीधी और तिरछी दोनों प्रकार की किरणों को मापने के लिए काम में लेते हैं, और सीधी किरणों को मापने के लिए पायर हेलियोमीटर को काम में लिया जाता है। देन द नेक्स्ट वन आता है प्लांट डिटेक्ट्स द वेवलेंथ, यानी इन सौर विकिरणों की जो वेवलेंथ है उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार की होती है। तो जिसमें सबसे पहला आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसे अपन यूवी रेज के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो वेवलेंथ मानी गई है वह 260 से 380 नैनोमीटर के बीच मानी गई है। इसके बाद दूसरा जो आता है विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, विजिबल पोर्शन जो होता है स्पेक्ट्रम का वो 380 से 740 नैनोमीटर के बीच माना गया है। विच इंक्लूड, जिसके अंदर जो है PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, अर्थात पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो वेवलेंथ है सौर विकिरणों की वह कितनी मानी गई है, तो वह 400 से 700 नैनोमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए वेवलेंथ की जो रेंज है वह कितनी होनी चाहिए, तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद इससे अधिक अगर वेवलेंथ होती है तो उन्हें अपन फार रेड रेडिएशन के नाम से जानते हैं, जो 700 से 850 nm के बीच होती है। तो यानी पौधों की दृष्टि से जो होती है सौर विकिरणों की वेवलेंथ के आधार पर सौर विकिरणें 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका यूवी रेज, जिसकी रेंज जो है 260 से 380 nm।
के बीच होती है। दूसरा आता है आपका विजिबल पोर्शन के अंदर आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो प्रकाश संश्लेषण की चाहिए 400 से 700 nm। और तीसरा आता है आपका फार रेड रेडिएशन जो 700 से 850 नैनोमीटर के बीच में उनकी वेवलेंथ होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रकाश संश्लेषण वाला है जो आपको पता होना चाहिए। देन आता है नेक्स्ट वन, एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो के केस में अगर अपन बात करें तो जो सूर्य से जो किरणें आ रही है वो वापस जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद कुछ किरणें वापस रिफ्लेक्ट भी होती है सूर्य की तरफ। तो यानी कि सूर्य से कितनी किरणें या जो है पृथ्वी की सतह पर आ रही है और वापस रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, तो यानी कि सूर्य से आने वाली और परावर्तित होने वाली किरणों के अनुपात को ही जो है एल्बिडो कहा गया है। भाई कितनी किरणें आ रही जा कितनी रही है उसके अनुपात को अपन एल्बिडो कहते हैं और उसको मापने के लिए एल्बिडो मीटर को काम में लिया जाता है। यानी आपकी इनकमिंग रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन का जो रेशियो है वही आपका एल्बिडो कहलाता है। सामान्य पृथ्वी की सतह का जो एल्बिडो माना गया है वह 35 से 40% माना गया है। इसके बाद फसल क्षेत्र का क्रॉप्ड एरिया का एल्बिडो 23 से 30%। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जहां पे फसलें लगी हुई है उसका एल्बिडो कितना होता है 23 से 30% के बीच होता है। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका माना गया है ये भी आपको ध्यान रखना है, हिमपात का माना गया है, स्नोफॉल का 85% एल्बिडो होता है स्नोफॉल का, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे पहला एलिमेंट जो था वह था सौर विकिरण। सोलर रेडिएशन की बात की जो मौसम का सबसे पहला एलिमेंट या कंपोनेंट माना गया है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो आता है आपका तापमान, टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर का जो मापन है वह थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसकी खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। थर्मोमीटर बेसिकली जो तापमान मापन के लिए अपन काम में लेते हैं वो दो काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकतम तापमापी इट मींस द मैक्सिमम थर्मोमीटर और न्यूनतम थर्मोमीटर या न्यूनतम तापमापी मिनिमम थर्मोमीटर। अधिकतम तापमापी की ट्यूब के अंदर क्या भरा रहता है तो पारा मींस द मरकरी भरी रहती है, यह आपको ध्यान रखना है। अधिकतम तापमापी की ट्यूब के अंदर जो है पारा या मरकरी भरा रहता है, जबकि न्यूनतम तापमापी की ट्यूब के अंदर जो है अल्कोहल भरा रहता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और यह एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के तापमापी की ट्यूब के अंदर कौन सा पदार्थ भरा रहता है। इस ट्यूब के अंदर जो है जो लिक्विड होता है वह कौन सा होता है तो मिनिमम के अंदर जो होता है वह अल्कोहल होता है और मैक्सिमम के अंदर जो होता है पारा या HG होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अधिकतम तापमान जो है वह 2 बजे दिन के अंदर जो है दोपहर के 2 बजे जो होता है अधिकतम तापमान रहता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और न्यूनतम तापमान जो है सुबह 4 बजे जो होगा सबसे कम तापमान पूरे दिन का रहता है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान अगर बढ़ता है तो जितने भी जीव है उनकी जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है वह लगभग दुगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है। देन प्राय पौधों के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह अधिकतम मानी गई है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर श्वसन दर जो होती है वह घटने लगती है। और बेसिकली आप जानते हो तापमान को मापन के लिए डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन 3 प्रकार की यूनिट को काम में लेते हैं। इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है तो यहाँ पे एक फॉर्मूले दे रखी है। डिग्री फ़ारेनहाइट को आप घटाओगे किसमें से 32/9 से, वह इक्विवेलेंट होगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 के, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये फॉर्मूला यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसको आप जो है केल्विन को अलग रखें। केल्विन बराबर होता है C डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको जो है बेसिकली ध्यान रखना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है जो यहाँ बता रखा है। इसके बाद डिग्री केल्विन को निकालने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में 273 अगर अपन जोड़ देते तो आपका डिग्री केल्विन आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है। और ये आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्या रिलेशनशिप इनके आपस में होता है। देन कौन कौन सी फसलों के लिए कितना टेम्परेचर सूटेबल माना गया है तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो इसमें जो है खरीफ एंड रबी। खरीफ में अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए बात करें तो आपको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इसको होती है। और रबी क्रॉप में जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायरमेंट होती है।
वृद्धि के लिए जो है खरीफ क्रॉप्स को ग्रोथ के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रबी फसलों को वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। देन पकने हेतु जो है खरीफ क्रॉप्स को राइपनिंग हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रबी फसलों को जो है वो भी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड राइपनिंग के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद कौन कौन सी क्रॉप के लिए जो है इंपॉर्टेंट टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो है बनने के लिए, तो तंबाकू में जो आप जानते हो निकोटिन होता है, निकोटिन कंटेंट कितने तापमान पर बनता है 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। देन आलू पोटैटो की बात करें तो ट्यूबर फॉर्मेशन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टमाटर के अंदर लाइकोपेन की जो फॉर्मेशन होती है वह 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच होती है। तो ये तीनों ही केस काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ही केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है फॉर द ट्यूबर फॉर्मेशन इन द पोटैटो, लाइकोपेन इन द टोमेटो एंड निकोटिन इन द टोबैको, जो आपको पता होना चाहिए। देन द लैप्स रेट, लैप्स दर क्या होती है? लैप्स दर, लैप्स दर इट मीन्स द वर्टिकल डिक्रीज इन द टेम्परेचर एट द रेट ऑफ द 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, अर्थात प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ऊर्ध्वाधर कमी आना, ऊर्ध्वाधर कमी आना इट मीन्स पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर की साइड अगर जाते हैं वायुमंडल की तरफ तो तापमान में जो गिरावट आती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर को, उसी को जो है लैप्स दर कहते हैं। और यह लैप्स दर जो है सामान्यतया क्षोभ मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है लैप्स दर पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊपर की साइड जाते हैं वैसे वैसे पर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है, जो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एडिबेटिक द लैप्स रेट, द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइजेस और फॉल्स, इनमें तापमान में उतार चढ़ाव के साथ जो है वह द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंज, जो तापमान में चेंज होता है किसके कारण से, हवा के राइज होने से, चलने से या कम होने से तापमान के अंदर कोई परिवर्तन आता है, तो उसी को जो है एडिबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। और ड्राई एडिबेटिक लैप्स रेट जो मानी गई है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर मानी गई है, अर्थात वायु का, हवा का घटना या बढ़ना, तेज होना या कम होना, उसके कारण तापमान पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को अपन एडिबेटिक लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। कार्डिनल टेम्परेचर, कार्डिनल तापमान किसे बोला गया है, तो कार्डिनल टेम्परेचर का अर्थ होता है इंडिविजुअल क्रॉप हैज इट्स मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इज कॉल्ड कार्डिनल टेम्परेचर। इट मीन्स किसी फसल को कार्डिनल तापमान, फसल की वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक न्यूनतम, इष्टतम एवं उच्चतम तापमान को कार्डिनल तापमान कहते हैं। यानी किसी भी फसल की वृद्धि और विकास के लिए जो है उसको न्यूनतम, इष्टतम या ऑप्टिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को जो है अपन कार्डिनल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। लैप्स रेट क्या है, एडिबेटिक लैप्स रेट अर्थात हवा के साथ जो है तापमान के अंदर जो चेंजेस होता है, एंड कार्डिनल टेम्परेचर क्या है, ये तीनों ही केस आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट आता है वह आता है वायु, विंड। हवा का निश्चित दिशा में चलना और इसको मापने के लिए, इसकी दिशा का पता करने के लिए जो काम में लेते हैं अपन यंत्र, वह आपका विंड वेन है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये दिशा को बताता है कौन से डायरेक्शन से जो है हवा चल रही है, विंड वेन को काम में लेते हैं। देन द एनीमोमीटर, इसे अपन कप एनीमोमीटर भी कहते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कप एनीमोमीटर कहलाता है।
जो आपके वायु की गति को मापने के लिए, काफी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई वायु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, तो एनीमोमीटर को काम में लिया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। जो विंड की, जो अपन कहें एक प्रकार से विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए मेजर काम में लेते हैं एनीमोमीटर को। विंड वर्ड वायु के आने की दिशा को, वायु के आने की दिशा को जो है विंड वर्ड कहते हैं। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज द ब्लोइंग इज कॉल्ड द विंडवर्ड साइड। और लीवर्ड मीन्स द वायु के जाने की दिशा, इट मीन्स द डायरेक्शन टू विच द विंड इज ब्लोइंग इज कॉल्ड द लीवर्ड साइड। विंड ऑफ द हाई स्पीड, जो हाई स्पीड वाली जो विंड होती है, तेज गति वाली जो हवा होती है, उन्हें अपन स्क्वेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यानी वातावरण के अंदर जो नमी है उसके बारे में बात करें कि भाई वातावरण के अंदर उपस्थित मॉइस्चर जो है, नमी जो है वह आपकी कितनी है, उसी को ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के 3 प्रकार के क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला आता है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी जल वाष्प की मात्रा, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जल वाष्प की मात्रा डिवाइडेड बाय पूर्णतया संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा मल्टीप्लाई बाय 100 के द्वारा इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसको बेसिकली परसेंटेज के अंदर, और अपन देखते हैं अपने एग्रीकल्चर के अंदर जो है क्रॉप्स के अंदर अपन आरएच के अंदर ही बात करते हैं, तो जो आरएच जो है हमेशा आपका परसेंटेज के अंदर जो है इंडिकेट किया जाता है। दूसरा है इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी निरपेक्ष आर्द्रता या वास्तविक रूप में जो है आर्द्रता वातावरण के अंदर कितनी है, नमी कितनी है, इसको मेजर करते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर। और ये एग्जाम के अंदर ये यूनिट आपसे पूछी जा सकती है कि भाई किस यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, इसको ग्राम पर केजी के अंदर जो है मेजर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रहा है, द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर and the amount of the water vapor required for the saturation at a particular temperature and a pressure is known as the relative humidity, calculated by water vapor present in the air divided by the water vapor required for the saturation and multiply by the 100, and it is expressed in a percentage. इसको परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस इन द ग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। एब्सोल्यूट और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर बाय द वेट प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम बेसिस ऑफ एयर, इट इज कैलकुलेटेड एज अ वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर के द्वारा इसको कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिनोट्स इन अ ग्राम पर केजी, इट मींस द वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ द एयर, पर यूनिट वेट ऑफ एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ द वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द एयर इंक्लूडिंग द वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ उस एयर का कितना वजन है उससे अपन डिवाइड इसको करते हैं। तो ये 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, जिसमें मेन जो है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और बाकी एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की आपको यूनिट जो है आपको पता होना चाहिए। देन आता है 5वां कंपोनेंट जो है आपके मौसम का, वो है वर्षा, प्रिसिपिटेशन जो है वो 5वां कंपोनेंट है आपका। इसमें वर्षा के कणों का आकार, ड्रॉपलेट साइज जो मानी गई है मोर देन 0.52 mm टू 6 mm के बीच जो कण, पानी की बूंदे जो पृथ्वी की सतह पर आती है उसे अपन जो है वर्षा, रेन या प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। और ड्रिजल जो लेस देन 0.5 mm, लेस देन 0.5 mm आकार के जो पानी के कण होते हैं उन्हें जो है अपन ड्रिजल के नाम से जानते हैं। मिस्ट किसे कहते हैं, जो नीचे गिरने से पहले हवा उन्हें उड़ा देती है, यानी इवोपरेट कर देती है जिन पानी की बूंदों को, उसे अपन मिस्ट कहेंगे। रेन गेज, रेन गेज जो है काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको यहाँ पे बताया गया है। यह वर्षा के मापन के लिए जो है, वर्षा जल का मापन करने के लिए जो है रेन गेज को काम में लिया जाता है। स्नोफॉल, इट मीन्स द बर्फ का गिरना, आइस क्रिस्टल का गिरना। रिम इज द फ्रीजिंग फॉग, फ्रीजिंग फॉग को रिम कहा गया है। स्लीट मीन्स द छोटे ओले जो होते हैं, सॉलिड प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द क्लियर आइस। एंड द हेल मीन्स द बड़े ओले, इट मीन्स द सिमिलर टू द स्लेट बट इन द लार्जर इन द साइज। यानी हिल क्या है, स्लेट क्या है, यानी रिम क्या है, स्नोफॉल क्या है, मिस्ट क्या है, ड्रिजल क्या है, ये सारे टर्म्स जो है आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअल में जो टर्म्स आए ये पानी की ड्रॉपलेट की जो साइज है उसके आधार पर ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। देन
बरसात करने वाले जो बादल होते हैं वो मेनली होते हैं आपके निम्बो स्ट्रेटस बादल कहते हैं, निम्बो स्ट्रेटस बादल के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जिनसे वर्षा होती है। देन आता है रेनी डे मीन्स वर्षा का दिन। वर्षा का दिन किसे कहा गया है, तो इट मीन्स द मोर देन 2.5 mm रेन्स ड्यूरिंग 24 हॉर्स, अर्थात एक दिन में मोर देन 2.5 mm वर्षा होना ही वर्षा का दिन कहलाता है। यह भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि वर्षा का दिन किसे बोला गया है, यानी 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर जो है 2.5 mm से अगर अधिक वर्षा होती है तो उस दिन को जो है अपन वर्षा के दिन के नाम से जानेंगे। भारत के अंदर औसत वर्षा के दिन कितने माने गए हैं, तो 130 दिन माने गए हैं भारत के अंदर औसत जो है वर्षा के दिन। भारत का टोटल रेनफॉल जनरेटेड, वार्षिक जल बजट कितना है, भारत का वार्षिक जल बजट जो है वह कितना माना गया है, तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर माना गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्षा से प्राप्त होता है या अन्य कारकों से प्राप्त होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन छठा कंपोनेंट आता है आपका वायु दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायु के अंदर दाब कितना है, वो आपका एलिमेंट है इसका मौसम का। इट इज द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट एनी गिवन प्लेस एंड टाइम, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान एवं समय पर वायु के बार को ही जो है अपन वायुदाब के नाम से जानते हैं। इट इज मेजर्ड बाय एनेरॉइड बैरोमीटर, इसका मापन कैसे करते हैं, तो बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर यानी यहां पे आ रहा है बैरोमीटर, यहां पे बार शब्द आ रहा है और बार का अर्थ बेसिकली निकलता है प्रेशर या दाब से निकलता है। इट इज अ मेजर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी दाब प्रति इकाई क्षेत्र में कितना है उसके आधार पर इसको मापा जाता है। द यूनिट यूज्ड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड मिलीबार। मिलीबार के अंदर जो है वह दाब को मापा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। 1 millibar force of 1 gram on a per square centimeter, a pressure 1000 millibar equal to the weight of 1.053 kg per square semi. नॉर्मल प्रेशर एट द सी लेवल इज द 76 सेंटीमीटर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो दाब जो है यानी प्रेशर जो है, यानी एयर का जो प्रेशर है वो वायु में कितना है उसको मेजर करने के लिए जो है अपन बैरोमीटर को काम में लेते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन ऑन द अर्थ सरफेस देयर आर द 7 प्रेशर बेल्ट। पृथ्वी की सतह पर जो है, पृथ्वी की सतह पर 7 दाब बेल्ट माने गए हैं। 7 जो है दाब बेल्ट माने गए हैं, प्रेशर बेल्ट माने गए हैं। दे आर द इक्वेटोरियल लो, जो इक्वेटोरियल लो यानी जो पोलर रीजन के पास होते हैं, बहुत कम दाब रहता है, उन्हें अपन डोल ड्रम्स के नाम से जानते हैं। द सब ट्रॉपिकल हाई, यानी जिसे अपन हॉट्स लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। सब पोलर लो, पोलर के पास लो, एंड द पोलर हाई, जो पोलर के पास जो हायर दाब रहता है। Except the equatorial low, all others have the matching pairs in the northern and the southern hemisphere. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वायु दाब के जो बेल्ट माने गए हैं पृथ्वी पर, वह 7 बेल्ट माने गए हैं, यानी 7 प्रकार का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। वो पोलर रीजन पर अलग होगा और पोलर से दूर वाले रीजन पर जो होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, उनमें वेरिएशन होगा, जो आपको पता होना चाहिए। देन द भारत के जल बजट की बात करें तो यानी वाटर बजट जो माना गया है इंडिया का, वह 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर माना गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस 400 मिलियन हेक्टेयर की बात करें तो इसमें से कितना इनफिल्ट्रेशन, यानी जो भूमि की सतह के अंदर चला जाता है बारिश के कारण, शुरुआती जो स्थिति होती है उसमें जो भूमि के अंदर जो पानी जाता है वो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर होता है। उसमें सोइल मॉइस्चर के रूप में, मृदा नमी के रूप में जो संचित रहता है वो 165 मिलियन हेक्टेयर है। और भूमिगत जल के रूप में ग्राउंड वाटर के रूप में 50 मिलियन हेक्टेयर पानी जो होता है संचित रहता है। रन ऑफ के रूप में यानी सतह से जो है पानी का बहना
जो लगभग 115 मिलियन हेक्टेयर पानी जो है सतह से बह जाता है। बारिश के कारण 105 मिलियन हेक्टेयर और स्नोफॉल के कारण 10 मिलियन हेक्टेयर पानी जो है बहकर चला जाता है। इमीडिएट इवोपरेशन यानी तुरंत वाष्पीकरण का होना, और तुरंत वाष्पीकरण से जो है 70 मिलियन हेक्टेयर पानी की जो है वाष्पीकरण हो जाता है। तो यानी कि भारत का जो कुल जल बजट है उसका किस रूप में जो है उपयोग हो रहा है, किस रूप में जो है पानी नष्ट हो रहा है या यूज आ रहा है, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा इनफिल्ट्रेशन जो है वो हो रहा है, वो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर के आसपास हो रहा है। सतह से पानी जो है 115 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जा रहा है। इमीडिएट इवोपरेशन 70 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हो रहा है। तो इसमें जो मेन जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका बनता है कि भारत का वार्षिक जल बजट कितना माना गया है, तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया अपना फर्स्ट लेक्चर मौसम एवं जलवायु पर। रिमेनिंग जो पोर्शन है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस क्लास में जो अपन ने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखे वो आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।